तो ये तो सब उसी का जमात है, चोर चोर मौसेरा भाई, सब मिला हुआ है। इतने काला कौआ जो खोद खोद के खाया है, भाजपा में चल जाएगा तो उसके यहाँ एक वॉशिंग मशीन है जिसमें धो करके उसको उजला बना के निकाल देता है और जनता के सामने परोस देता है कि नहीं, ये पहले घोटाला किए हुए था, ये घोटाला नहीं था, हम लोग से गलती हो गया, ये बढ़िया आदमी है। काम जरूर किए हैं ये लोग। हर प्रदेश में और हर डिस्ट्रिक्ट में पूरे हिंदुस्तान के 5 स्टार कार्यालय अपना बना लिया भाजपा। कहाँ से आया? तो जितने घोटालेबाज थे जो चले गए हैं वो शुद्ध भाजपाई, वहां कोई नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में इन दिनों बीजेपी और ऑपरेशन लोटस छाया हुआ है। जी हाँ, आज बीजेपी और उसके ऑपरेशन लोटस को लेकर ही बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में कांग्रेस के 2 मजबूत साथी अरुण पाठक सर और एडवोकेट डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सर। सर, ये बताइए कि बिहार में और पूरे देश में अभी ऑपरेशन लोटस छाया हुआ है, उसको लेकर क्या कहिएगा? देखिए, बीजेपी के पास दूसरी कोई काम नहीं है। वैसे तो कहने को बीजेपी सरकार में है, 12 वर्षों से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार देश में चल रही है, लेकिन सरकार नहीं चल रही है, सरकारी काम कोई नहीं हो रहा है। हम बीजेपी की पार्टी की काम हो रही है, वो कहीं दूसरे पार्टियों को तोड़ करके अपने में मिलाने के लिए हो या पैसे का इंतजाम करके पार्टी के लिए और चुनावों में उसे खर्च करके चुनाव किसी ए न के न प्रकार न अपने फेवर में करना हो, पदाधिकारियों को प्रभावित करके अपने फेवर में, तो यही काम चल रहा है देश में हर जगह। तो विपक्ष कमजोर हो गई है, तो कहीं ना कहीं ये नहीं कह सकते हैं कि विपक्ष अभी कमजोर हो गई है, इसलिए क्या बोलते हैं, खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे हो रही है? नहीं, विपक्ष कमजोर तो हुई है, इसमें 2 मत नहीं है, लेकिन देश की पब्लिक झांसे में आ गई। चूंकि इतनी खूबसूरत तरीके से और इतने इमोशनल मुद्दे सामने रखे हैं बीजेपी पहले से, जैसे हिंदुत्व की बात किया या और कुछ देश की बात करते रहा, हालांकि काम सब उल्टा रहे, लेकिन ये बात करते रहे तो पब्लिक उस समय समझ नहीं पाई और समझ आते आते तब तक बहुत देर हो गई और पैसे के बदौलत सारे जो एजेंसीज हैं उस पे काबिज हो गए बीजेपी। आपकी बात करें तो आप में भी इतनी बड़ी टूट हुई है। राघव चड्ढा जो किसी जमाने में बीजेपी की मतलब इतनी बुराई करते थे और अब उसी में शामिल हो गए। अगर गौर से ध्यान देंगे आप तो उसमें भी कहीं ना कहीं पैसे का खेल है। आपके जितने जो एमपीज हैं वो मैक्सिमम वे हैं जो व्यापारी हैं, जो पैसे कमाते रहे हैं और कहीं से कार्यकर्ता नहीं रहे हैं। आप पार्टी जो बनी थी वो कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी बनी थी, लेकिन जो राज्यसभा के सदस्य बने वो कार्यकर्ता नहीं थे बल्कि व्यापारी थे और उनके व्यापार के पैसे कहीं न कहीं ऐसे जगहों पर हैं जिसमें सरकार की मदद है उसको रखने के लिए, या डूबे नहीं या फिर पकड़ा। आप देखे हैं ईडी वगैरह का छापा मित्तल जो एमपी हैं राज्यसभा के, उन पर भी पड़ते रहा। सुनते हैं कि चड्ढा साहब के पास भी आपके पैसे हैं जो कहीं और इन्वेस्ट हैं, तो इन सबको मैनेज करने के लिए इन लोगों को भी जरूरत थी बीजेपी की, और बीजेपी को भी ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती ही है जो भी घोटाले करके रखते हैं पैसे, तो उन पैसों से काम चलाने के लिए बीजेपी भी करती है, इसलिए वैसे लोगों को लाते ही रहती है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि घोटाले के पैसे को छिपाने का काम करती है बीजेपी? इसमें कहीं 2 मत नहीं है, इसमें कहीं नहीं। तो ऐसा क्यों होता? प्रधानमंत्री स्तर के व्यक्ति पब्लिक मीटिंग में किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये 70,000 करोड़ का घोटाला किए हुए हैं और 3 दिन के बाद उनको उप मुख्यमंत्री का अपने जमायत में ओथ दिलवाते हैं। या कोई भी हो, जैसे आप चीफ मिनिस्टर हैं असम के, उन पर भी जब कांग्रेस में मिनिस्टर थे तो बहुत इन सारे लोगों ने मिलकर के आरोप लगाया कि घोटाला किए हुए और अपने यहां लाए और लाकर के उनको चीफ मिनिस्टर बनाया। एक जगह थोड़ी है। शारदा घोटाला में, चिट फंड शारदा घोटाला में बंगाल में उसके जितने लोग थे उसमें से कई साथी बीजेपी में आ गए और आज वही लीडर हैं बंगाल में। तो ये नई बात नहीं है, इनकी च्वाइस है। जो कहीं ना कहीं से घोटाला करके पैसे कमाते हैं
उनको ये पनिशमेंट नहीं देते हैं, बल्कि उनको पारितोषिक देते हैं और अपने मजबूती में उनका प्रयोग करते हैं। सर, आपकी क्या राय है विपक्ष को लेकर? देखिए, मैं ये कहूँगा कि जब से भाजपा का उदय हुआ, इस देश में सत्तासीन हुई, तब से राजनीति का नैतिक पतन इतना ज़्यादा गिर गया कि इसका कोई कल्पना ही नहीं किया जा सकता है। जहाँ अभी इसमें एक बात और है कि जहाँ पत्रकारिता, माने हम आपे चैनल को नहीं कह रहे हैं, पत्रकारिता बिका हुआ, विपक्ष डरा हुआ और जनता सोई हुई हो, उस देश में ऐसा देखने को मिलता है जो अभी देखने को मिल रहा है। जितने काला कौआ जो खोद खोद के खाया है, भाजपा में चल जाएगा तो उसके यहाँ एक वॉशिंग मशीन है जिसमें धो करके उसको उजला बना के निकाल देता है और जनता के सामने परोस देता है कि नहीं, जो पहले घोटाला किए हुए था, ये घोटाला नहीं था, हम लोग से गलती हो गया, ये बढ़िया आदमी है। ये ही सिस्टम आज डेवलप कर गया है भाजपा की वजह से। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राजनीति का नैतिक पतन जितना भाजपा के उदय से हुआ है, इतना राजनीतिक पतन कभी नहीं हुआ। तो मतलब सब बिके हैं? सब बिके हुए हैं फिर टोटल। ईमानदार कौन है? ईमानदार कहाँ भी? ईमानदार हमको कहिए। हमने जो सत्ता चलाया, जो हमारी सरकारें रही, उसमें आप देखिए जितना स्कूल, कॉलेज, एम्स, IIT या जितने एरोनॉटिक और जितना ढंग का बना है, ये सब हम लोग के टाइम बनाए का है। ये तो खाली नाम चेंज किया है, घोटाला किया है। और एक काम जरूर किए हैं ये लोग, हर प्रदेश में और हर डिस्ट्रिक्ट में पूरे हिंदुस्तान के 5 स्टार कार्यालय अपना बना लिया भाजपा। कहाँ से आया? तो जितने घोटालेबाज थे जो चले गए हैं, वो शुद्ध भाजपाई वहाँ कोई नहीं है। शुद्ध भाजपाई पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे, मुरली मनोहर जोशी थे, हैं अभी। लेकिन ये सब जितना है, ये सब तो सतमेरोन का खिचड़ी है। 7-8 दल का सब जुड़ा हुआ है और 62% वो भाजपाई नहीं है। सब घोटाला यहाँ किए हुए, वहाँ किए, आ गया भाजपा में, साफ सुथरा हो गया। भाजपा को धन चाहिए, नीति, देश चूल्हा बढ़ाने जाए उसको चाहिए धन। और हॉर्स राइडिंग करती है भाजपा इसलिए कि उसके पास धन आ गया, तो उसके MLA को तोड़ लो, उसके MP को तोड़ लो, उसके राज्यसभा तोड़ लो, जो अभी दिखाई दिया। अभी जो चड्डा साहब, संदीप पाठक जो टूट करके उनके साथ ग्रुप गया है, हालांकि यह कानूनता गलत है। जो संख्या बल चाहिए 1/3 का, उतना नहीं जुटा। तो आप कह रहे कि हम जाएंगे अपील में, लेकिन कोई फायदा तो होगा नहीं। जब तक ये अपील की सुनवाई करेगी भाजपा की सरकार के कहने पर सभापति, तब तक इसका टर्न खत्म हो जाएगा, होगा ही नहीं, क्योंकि सम्रत के नहीं दोष गोसाई। ये बेईमानों की जमात है पूरी भाजपा की टीम। स्पष्ट रूप से मैं कहता हूं, उनको किस करना हुआ हम कर देंगे, हम जवाब दे देंगे। लेकिन सब भ्रष्टों की जमात है, लुटेरों की जमात है। अब बताइए, जहां हमारी कहते हैं मोदी जी कि हम बहुत देश सुरक्षित हाथों में है, तो 300 किलो RDS कहां से आ गया जब सुरक्षित हाथ में थे? और ये बताइए, पुलवामा में 11 चौकी पार करके कैसे आतंकवादी आके मार के चले गए? कैसे मारे? तो आप सुरक्षित कैसे हम हैं? उसके बाद देखिए, आप कहते हैं कि हम बहुत देश हमारा सुरक्षित हाथ में है, और आपके पोर्ट पर, ये गुजरात के एयरपोर्ट पर 3000 ड्रम ड्रग्स कैसे आ गया? और उसका कहाँ कोई किसी मीडिया में कहीं कोई दिखाई देता है कहाँ गया? वो अंडानी का था, वो अंडानी का पोर्ट है। तो ये तो सब उसी का जमात है, चोर चोर मौसेरा भाई, सब मिला हुआ है और देश को गर्त में ले जा रहा है, देश को अपमानित कर रहा है लोग। अभी आप देखी होंगी कि ट्रंप साहब ने कहा कि भारत और चाइना पृथ्वी का नर्क है। नर्क है। बताइए, हम 1 अरब 40 करोड़ की जनता के यहाँ हमारी आबादी है, और यहाँ हम ज्ञान की जननी है हिंदुस्तान हमारा। जो तारों की गणना करना हमारे आर्यभट्ट ने सिखाया,
राजनीति का गुण पंडित चाणक्य ने सिखाया, महात्मा गांधी ने अहिंसा का राह दुनिया को दिखाया। उस देश को कहते हैं ट्रंप की नर्क है, और हमारे प्रधानमंत्री चूं तक नहीं बोलते हैं उस पर। हम लोग बोल रहे हैं, बहुत सारी आवाजें दब जाती है, क्योंकि गोदिया मीडिया जो है बहुत ज्यादा लंबी जमात में यहाँ है। स्वतंत्र पत्रकारिता जो होता है चौथा लोकतंत्र का स्तंभ है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता, कलम में बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन क्या धन का ऐसा एक लोभ है कि पता नहीं चलता है कि कहां से कौन मीडिया कहां चला गया। क्योंकि सारे मीडिया देखिए प्री प्लान था, ये बहुत सा मीडिया कैपिटलिस्टों ने खरीद लिया, वो तनख्वाह दे रहे हैं, वहां वो सब जैसे गेम होता है वो कराते हैं, उनके इशारे पर चलता है, यानी कि मोदी जी के इशारे पर चलता है। तो नैतिक पतन, इसलिए हम कहा कि अभी राजनीति का नैतिक पतन है। भाजपा के उदय काल से शुरू हुआ है और इनके समाप्ति के बाद यह समाप्त हो जाएगा। बिहार में विपक्ष भी काफी कमजोर हो गया है। सम्राट चौधरी आज अपने तारापुर गए हुए थे, वहां बहुत से योजनाओं का भी उन्होंने शिलान्यास किया या घोषणा की। तो क्या कहेंगे सम्राट चौधरी की सरकार को लेकर, क्या कहेंगे? सम्राट चौधरी की सरकार को हम ये कहें कि माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा नामित भाजपा की सरकार उनके द्वारा नामित है, क्योंकि इसके पीछे के खेल को समझिए। प्रधानमंत्री जी का इनके प्रोग्राम में आने का गांधी मैदान में प्रोग्राम बना था। नीतीश जी गर्म हुए और मना किए कि न पर्यवेक्षक आएगा, न प्रधानमंत्री आएंगे, न गृह मंत्री आएंगे, ये मैं हूं सब कुछ, वो है, वो चलाए हैं। अब भाजपा अपना मुंह मियां मिठू कहे कि हम बना दिए तो गलत है, स्पष्ट रूप से कहते हैं नीतीश कुमार का बनाए हुए हैं। जब तक नीतीश जी चाहेंगे वो रहेंगे, जब तक नीतीश जी, जिस दिन उनका दिमाग घुमा, भाजपा का मुख्यमंत्री का पर्दे के नीचे चले जाएंगे, बहुत पूर्व हो जाएंगे। तो खुद को तो ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी जनता दरबार भी कर रहे हैं, लोगों की शिकायतें सुन रहे हैं। ठीक है, नौजवान हैं, उनके पिताजी के साथ मैं रहा हूं, हम जानते हैं एनर्जी है उनके पिताजी में, अभी जिंदा हैं, काफी एनर्जी अभी भी एनर्जी है, काम करें, शुभकामना है। अभी एक तो काम किए हैं तो हमको लग रहा है कि अच्छा है कि जो 11 जिले में जमीन का रजिस्ट्री को रोक लगा दिए हैं और कहें कि इसको टाउनशिप डेवलप करेंगे, लेकिन इसके लिए इच्छा शक्ति जगाएं। वो जो टाउनशिप डेवलप कर रहे हैं तो उसमें जो कृषि युक्त भूमि जाएगी उसकी भी वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहिए, क्योंकि धरती इतना ही सीमित है ना, इसको डेवलप करेंगे तो खेती बंद हो जाएगी वहाँ। जब खेती बंद हो गया तो अंडानी हो, अंबानी हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, रोटी तो हम लोग गेहूँ खाएंगे, सोना चांदी की रोटी तो खाएंगे नहीं। तो कृषि को डेवलप करें, इंडस्ट्री यहाँ लगाएं। एक इंडस्ट्री लगने से देखिए बहुत सा फायदा होता है, यहाँ के लोकल लोगों को नौकरी होगी, इंडस्ट्री लगेगा तो छोटे छोटे उद्योग पनपेंगे। मान लो कॉर्क बनाएगा कोई कंपनी, उस कंपनी के नाम पर उसका शीशी का ढक्कन बनाएगा, कोई कुछ बनाएगा, कोई लेबल बनाएगा, बहुत सा होगा, 50 आदमी 100 आदमी कोई इंगेज करेगा। ये शक्ति, इच्छा शक्ति ये होनी चाहिए किसी भी मुख्यमंत्री को कि राज्य डेवलप हो, जाति डेवलप हो, समाज, जाति डेवलप न हो ऐसा करना चाहिए, समाज डेवलप हो, पूरे लोग, हर जाति में लोग हैं, अमीर गरीब हर जाति में होते हैं, ये करना चाहिए। किसी भी सरकार का राजधर्म है, ये करना चाहिए। हमारी शुभकामना है, अभी नौजवान हैं, आगे बढ़ें, बिहार को आगे ले जाएं और उच्च श्रेणी में खड़ा करें, क्योंकि इनके रीजिंग में आज तक बिहार में साक्षरता दर सबसे नीचे, प्रति व्यक्ति आय सबसे नीचे। पिछली सरकार के जो कर्म हुआ है, जो कांड किया है, अब मैं नहीं, बहुत समय लग जाएगा उसमें, उससे प्रति व्यक्ति करीबन लगता है कि 9,000 का कर्ज हो गया है। हमारे ऊपर भी, आपके ऊपर भी, उनके ऊपर भी, सबके ऊपर है। इसको कर्ज को भरपाई करना, अभी खजाने खाली है, खजाना को लाएं, भरे, क्योंकि बिहार का स्थिति यह है कि झारखंड बंटने के बाद आय का कोई स्रोत नहीं है, कोई रेवेन्यू का स्रोत नहीं है। दारू बंद हुआ, उससे रेवेन्यू 62% बंद, और हमारे यहाँ उत्तर बिहार फ्लडेड है।
ये सासाराम से लेके जमुई तक, मुंगेर तक, जहाँ मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र, ये सब उपजाऊ क्षेत्र है। उसके बाद पठार है, पहाड़ है। तो हमारे पास कुछ है तो नहीं। तो रेवेन्यू की इंतजाम कीजिए, कारखाना लगाइए, लड़कों को पालन को रोकिए। ये एक नीति है, ये धर्म है राज्य सरकार का। कोई भी सरकार हो, चाहे भाजपा को हो, हमारी हो, जितने कल कारखाने लगे सब हम लोग की सरकारें में लगी थी। ये लोग सब बंद कर दिए। आज जो बकिया था उसको नाम बदल दिए, और कुछ लोग नहीं किया। सर, आपकी क्या राय है सम्राट चौधरी की सरकार को लेके? नहीं, सम्राट चौधरी जी से पहले मैं बताना चाहूंगा आपको अभी अमेरिका में राम माधव जी, जो आरएसएस के बहुत बड़े लीडर हैं और भाजपा के भी बहुत सीनियर लीडर हैं, उन्होंने एक बात कही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भारत अमेरिका के दबाव में रसिया से तेल लेना बंद किया, ईरान से तेल लेना बंद किया, और बाद में जब उन पर प्रेशर पड़ा तो डिनाई कर गए, कहे कि ना गलती से बुला गया, सही जानकारी नहीं थी। तो ये हालात है इस देश का। ये देश तो स्वतंत्र है, लेकिन देश की जो सरकार है वो परतंत्र है आज के डेट में। उस अमेरिकी डील पर भी राम माधव जी ने कहा कि अमेरिका के साथ भारत का जो डील हुआ, व्यापारिक संधि जो है, उसमें टैरिफ का जो हिसाब किताब रहा, 18% टैरिफ लगेगा, उस पर भी राम माधव जी ने कहा, और ये पुनः डिनाई कर गए। तो ये सृष्टि जी दिख रहा है कि ये देश तो भले ही आजाद है आज के डेट में, लेकिन देश की सरकार जो है वो अमेरिकी गुलामी में जी रहा है, काम कर रहा है, और इससे इस देश को बहुत हानि है। अब रही जहां तक बात सम्राट चौधरी जी की, तो सम्राट चौधरी जी का जो भी हो, सरकार नई नई बनी है, इनको वक्त मिलना चाहिए काम करने के लिए कायदे से। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, अभी आप देखिए कि कहीं भी आप रास्ते में निकलिएगा, जो काम चल भी रहे थे, रोड बनाने वगैरह का काम, नाला वगैरह बनाने का काम, तो अभी सब काम रुका हुआ है। इसका मतलब जो ठेकेदार पैसे लगा रहे थे कि मार्च के बाद पैसे मिलना शुरू हो जाएगा, ये अप्रैल खत्म होने वाला है, लेकिन अभी तक किसी ने शुरू नहीं किया, इसलिए कि उनको लग रहा है कि कहीं पैसे है नहीं अकाउंट में, कहीं ना कहीं पैसे नहीं है, तो अपने घर से भी लगाना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि मिलने की उम्मीद नहीं लग रही है। ये हालात है इस प्रदेश की। इसके जो टैक्स हैं जीएसटी के तहत, वो भारत सरकार नहीं दे पा रही है, नीतीश जी को भी नहीं दे पाती थी। बहुत पैसे बाकी हैं भारत सरकार के यहाँ, इस स्टेट का जो शेयर होता है, तो अब शायद कहीं दें चुनाव के बाद। चूंकि भारत सरकार जो अभी वर्तमान बीजेपी के नेतृत्व में है, वो उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है, किसी तरह कहीं भी चुनाव में हम सत्ता वहां प्राप्त करें। तो अभी 5 स्टेट में महीनों से चल रहा है, 29 तक अभी तो इसी में ये लगे रहेंगे, संलग्न रहेंगे, तब फिर सोचेंगे। और तब तक इन समस्याओं से विमुख भी रहता है लोग, चूंकि ईरान के कारण जो समस्या है, गैस का, पेट्रोल का, डीजल का, महंगाई का, तो इससे विमुख भी है। उटपटांग बातों में पब्लिक का ध्यान इधर उधर है। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय बहुत ही कठिन है इस प्रदेश में, और सबसे ज्यादा कठिन है सम्राट चौधरी जी का, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में यह सरकार काम करेगी। तो सारा दामोदार तो उन्हीं पर है। अगर मदद मिलेगी भारत सरकार से तब तो कहीं चल पाएंगे, और नहीं तो स्थिति ये होगी कि खुद छोड़ करके भागना पड़ेगा। जैसे नीतीश जी कहते हैं कि राज्यसभा देखने गए हैं, लेकिन हमें तो लगता है कि जो फाइनेंशियल कठिनाई है, उनको लगता होगा कि भारत सरकार मदद नहीं करेगी, इसलिए वो छोड़ करके गए। चुनाव में भी 10-10 हजार रुपये जो हरेक को दिए व्यापार करने के लिए, वो भी कर्ज लेकर के बिहार सरकार दी। तो बात तो देने की है 2-2 लाख की। 10,000 से जब पूरा नहीं हो रहा है, वेतन जब लोगों कर्मचारियों का नहीं मिल रहा है, सुरक्षा
सामाजिक सुरक्षा के तहत जो पेंशन वगैरह मिलता है लोगों को, वो सब बंद है। तो ऐसी परिस्थिति में कठिन डगर तो है बिहार की सरकार चलाना, कठिन है इनके सामने। अब देखिए समय के अनुसार पता चलेगा। तो सुना आपने, तो अब आपकी क्या राय है बिहार में सम्राट सरकार को लेकर और केंद्र में ऑपरेशन लोटस को लेकर? अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।